नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल दी मैथमेटिका पर। तो इससे पहले हमने 2D का प्रश्न को किया था जो कि पैराबोला से रिलेटेड था और काफ़ी बढ़िया सवाल था। उसमें दो लाइन दिया गया था, एक दूसरे के परपेंडिकुलर लाइंस थे और उसमें बोला गया था कि एक पैराबोला का एक्सिस होगा और दूसरा टेंजेंट एट वर्टेक्स होगा, तो आपको इक्वेशन निकालना था पैराबोला का। तो काफ़ी मज़ेदार सवाल था, हमने किया था। अगर आपने नहीं देखा है तो आप इसी प्ले लिस्ट में जा कर के आप सर्च कीजिएगा। ये 65वीं BPSC में पूछा गया था एक प्रश्न, ठीक है। 65वीं BPSC में एक और प्रश्न पूछा गया था जो कि काफ़ी आसान सवाल था, जिसमें ये कहा गया था कि आपको 3 लाइन दिया गया है और कहा गया है कि आप उसका एरिया निकालिए। जो तीनों लाइन से जो ट्रायंगल बनेगा उस ट्रायंगल का आपको एरिया निकालना है, ठीक है। तो देखिए वो प्रश्न मैं आपको नहीं कराऊंगा, आप उसको खुद कर लीजिएगा। बहुत ही मतलब आसान और सिंपल सवाल था, तो इसलिए आप उसको खुद से करने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज हम आते हैं अपने सवाल पर। ये जो हमारा आज का क्वेश्चन है वो 66वीं BPSC में पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 4 भी था। और देखिए 66वीं BPSC में एनालिटिकल ज्योमेट्री से मात्र एक क्वेश्चन पूछा गया था और यही था, ठीक है। तो इसमें कहा जा रहा है कि 2 प्लेन दिया गया है और कह रहा है कि इन दोनों प्लेन के बीच का आप एंगल निकालिए, ठीक है। और उसके अलावा कह रहा है कि एंड ऑल्सो फाइंड द पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ देयर लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। और उसके बाद कह रहा है कि इन दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन से जो लाइन बनेगा उसका पैरामेट्रिक इक्वेशन निकालना है। देखिए अगर 2 प्लेन इंटरसेक्ट करते हैं तो आपको एक लाइन मिलेगा, ठीक है। किसी एक पॉइंट पर कोई भी 2 प्लेन इंटरसेक्ट नहीं करेगा। आप जैसे भी इंटरसेक्शन करा लीजिए, ऐसे करा लीजिए, ये मान लीजिए एक प्लेन है, ये दूसरा प्लेन है, तो जैसे भी आप इंटरसेक्ट करा लीजिए तो आपको एक लाइन मिलेगा, ठीक है। तो हमेशा अगर जनरल फॉर्म में दिया रहता है, लाइन को रिप्रेजेंट करने के 2 तरीके दिए गए हैं आपके 3D ज्योमेट्री में। एक जनरल फॉर्म होता है और दूसरा आपका सिमेट्रिक फॉर्म होता है, ठीक है। जनरल फॉर्म में दिया जाता है कि 2 आपके पास प्लेन्स हैं और आपको ये बता दिया जाता है कि दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और पैरामेट्रिक फॉर्म में ये होता है कि उनका जो नॉर्मल्स होते हैं और जो डीसीज होते हैं, सॉरी नॉर्मल्स कह रहा हूँ, जो डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं उनके फॉर्म में आपका पैरामेट्रिक इक्वेशन दिया रहता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे निकलता है इसका जो एंगल होता है 2 प्लेन के बीच में। देखिए काफ़ी आसान है, आसान मैं बार बार कह रहा हूँ क्योंकि वास्तव में ये आसान है। और अगर आपने ये नहीं किया तो समझ लीजिए कि आप बहुत नुकसान में है, तो आपको ये करना ही चाहिए। आप 3D पढ़ के जाइए और ये आपके लिए पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। तो देखिए 2 प्लेन के बीच के एंगल का मतलब ये होता है कि इन दोनों प्लेन पर जो हम नॉर्मल खींचते हैं, नॉर्मल का मतलब समझ लीजिए क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि हमारा एक ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है 3 डायमेंशन का, इसमें ये हमारा एक प्लेन हो गया, ठीक है। ये प्लेन मान लीजिए हो गया। तो मतलब इस ओरिजिन से जो इस प्लेन पर हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस खींचते हैं, यानी कि ओरिजिन से एक लाइन खींचना है जो इस प्लेन पर परपेंडिकुलर हो, तो उसको हम लोग नॉर्मल कहते हैं, ठीक है। तो वास्तव में 2 प्लेन के बीच का एंगल जो होता है ना, वो दोनों नॉर्मल, मतलब इस लाइन पे जो नॉर्मल खींचते हैं और इस लाइन पे जो नॉर्मल खींचते हैं, दोनों के बीच का एंगल होता है, ठीक है। तो हम लोग फिर नॉर्मल्स के बीच का एंगल निकालना है तो कैसे निकालेंगे, उसके लिए फॉर्मूला है, आप सीधा लिख दीजिएगा। अगर आपने नहीं पढ़ा है अब तक तो आप उसको एक बार देख लीजिएगा, फॉर्मूला वगैरह ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, आपको ध्यान रखना चाहिए इनका, ठीक है। तो आप सीधे लिखिएगा, उसमें मतलब कोई भूमिका बनाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर सीधे लिखिएगा कि वी नो दैट एंगल बिटवीन 2 प्लेन्स a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 बराबर 0 एंड a2x प्लस b2y
प्लस C2Z प्लस D2 इक्वल टू 0 इज एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल्स। ठीक है, सीधा लिख दीजिएगा। एंड इज गिवन बाय क्या, cos थीटा इक्वल टू A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बाई अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इंटू अंडर रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला हो गया, आप ऐसे लिख दीजिएगा। ठीक है, इतना आप लिख लीजिएगा, ये आपका फॉर्मूला है। फिर लिखिएगा कि गिवन लाइंस आर सॉरी गिवन प्लेन्स आर x माइनस 2y प्लस जेड इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस 3y माइनस 2z इक्वल टू 0। ठीक है, इसलिए एंगल बिटवीन देम एच cos थीटा इक्वल टू, अब आपका A1 ये हो गया, B1 ये हो गया, C1 ये हो गया, A2 B2 C2। तो आप सेम जो फॉर्मूला लिखे हैं उसी के आधार पर आप लिख दीजिएगा। ठीक है, तो 1 इंटू 2 प्लस माइनस 2 इंटू 3 प्लस 1 इंटू माइनस 2। ठीक है, A1 A2 B1 B2 C1 C2। और साइन का ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव है पॉजिटिव लिखना है, नेगेटिव है तो नेगेटिव लिखना है। ठीक है, उसके बाद आपका A1 स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर हो गया आपका। अब देखिए ये हो जाएगा 2 माइनस 6 माइनस 2 बाई ये कितना हो जाएगा अंडर रूट 6, 4 और 2 6। ठीक है, 4 9 4 13 13 4 17, यानी कि आपका हो गया -6 बाई अंडर रूट 102। ये आपका एंगल निकल, चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि हेंस थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स -6 बाई अंडर रूट 102 या पाई माइनस कॉस इनवर्स 6 बाई अंडर रूट 102, कैसे भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप यहाँ पर ऐसा लिखा गया है वैसा भी लिख सकते हैं। तो आपने एंगल निकाल लिया। अब आपका दूसरा पार्ट बचा कि ये जो दो इक्वेशन दिए गए हैं किसका, प्लेन का, तो दो हमने पहले आपको बताया कि दो प्लेन का जब इक्वेशन दिया गया तो उनका जो इंटरसेक्शन होता है एक लाइन पर होता है। ठीक है, तो इस तरह के जो आपके इक्वेशन दिए जाते हैं ना, इसको हम लोग जनरल फॉर्म कहते हैं। तो जनरल फॉर्म को सिमेट्रिक फॉर्म में बदलना कैसे, ये आपको मैं बताता हूँ। ठीक है, और दूसरी बात है कि देखिए यहाँ पर कह रहा है कि पैरामेट्रिक इक्वेशन निकालना है। देखिए दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, पैरामेट्रिक में और सिमेट्रिक में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। ठीक है, उस पैरामेट्रिक में क्या होता है कि आपके पास अगर 3 वेरिएबल दिए हैं x y z, तो इन तीनों वेरिएबल को आपको एक सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना है, वही आपका पैरामेट्रिक इक्वेशन होता है। कहने का मतलब है कि इन तीनों वेरिएबल को एक पैरामीटर के रूप में आप डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, तो काफ़ी आसान है, कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए तो अब उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको याद होना चाहिए कि सिमेट्रिक इक्वेशन कैसे आपको सबसे पहले सिमेट्रिक इक्वेशन निकालना होगा। तो सिमेट्रिक इक्वेशन निकालने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास होना चाहिए उस लाइन का डायरेक्शन कोसाइन और एक पॉइंट होना चाहिए जिससे वो लाइन गुजरता हो। ठीक है, जैसे आपको मैं बताता हूँ कि x माइनस अल्फ़ा बाई एल वाई माइनस बीटा बाई एम बराबर जेड माइनस गामा बाई एन, ये आपका क्या हो गया, सिमेट्रिक इक्वेशन हो गया। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ये अल्फा बीटा गामा से होकर के गुजरता है और एल एम एन क्या है, इसके डायरेक्शन कोसाइन है। तो हमारे पास
दो काम यहाँ पर बचता है। एक तो हमें एक ऐसा पॉइंट निकालना है जिससे ये लाइन गुजरता है, दूसरा इस लाइन का हमें डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, ठीक है। अच्छा, आप ये ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जो हम इक्वेशन लिखते हैं प्लेन का x - 2y + z है, तो इसका मतलब ये है कि इसका जो कोफिशिएंट होता है ना, जैसे x का कोफिशिएंट हो गया, y का कोफिशिएंट हो गया और z का कोफिशिएंट हो गया, तो यह जो कोफिशिएंट है इस प्लेन पे जो नॉर्मल खींचा जाता है उसके डायरेक्शन रेशियो को बताते हैं। डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइंस आप लोग जानते होंगे, मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये जो इसके कोफिशिएंट है इसके डायरेक्शन रेशियोज को बताते हैं। इसका भी जो कोफिशिएंट इसके डायरेक्शन रेशियो को बताएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हैं तो उनके डायरेक्शन रेशियो या डायरेक्शन कोसाइंस के जो मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि दो लाइन्स है जिसका डायरेक्शन कोसाइन या डायरेक्शन रेशियो कुछ भी L1 M1 N1 एंड L2 M2 N2 है, तो L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 बराबर 0 हो जाता है अगर ये दोनों परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि उस लाइन का जो डायरेक्शन रेशियो है या डायरेक्शन कोसाइन, मान लीजिए डायरेक्शन कोसाइन है LMN है, तो LMN है तो यह दोनों लाइन पर क्या कर रहा है, लाई कर रहा है, यह दोनों प्लेन पर होगा तभी तो प्लेन ऑफ इंटरसेक्शन पर ये लाइन मिलेगा हमें। अगर मान लीजिए कि ये प्लेन ऑफ इंटरसेक्शन है तो ये जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है तो ये जो लाइन है इस प्लेन पर भी होगा और इस प्लेन पर भी होगा। ये बात समझ में आ गई। तो इसका मतलब ये है कि इसके नॉर्मल जो होगा, इसका जो नॉर्मल होगा, एक इस प्लेन का नॉर्मल इस लाइन के भी परपेंडिकुलर होगा और इसका नॉर्मल भी इस लाइन का परपेंडिकुलर होगा। कहने का मतलब ये है कि यह जो लाइन है इन दोनों नॉर्मल्स के परपेंडिकुलर होगा। समझ में आया कि नहीं आया? फिर से एक बार मैं बता देता हूँ। ये मान लीजिए लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है, तो इस प्लेन में जितने भी लाइन होंगे और नॉर्मल क्या है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो इस प्लेन में जितने भी लाइन होंगे इसके नॉर्मल के परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। तो ये वाला लाइन भी तो इसी प्लेन में है तो इसके नॉर्मल के परपेंडिकुलर होगा, यानी कि इसका नॉर्मल इस लाइन के परपेंडिकुलर। उसी तरह से यह लाइन इस प्लेन में भी है तो इस प्लेन का नॉर्मल भी इस लाइन के परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि इस प्लेन के सारे लाइन के परपेंडिकुलर इसका नॉर्मल होगा, ठीक है। इतनी बातें समझ में आएगी। तो अगर हम उसी तरह से लेते हैं कि मान लेते हैं कि उस लाइन का डायरेक्शन कोसाइन LMN है तो इसके नॉर्मल के परपेंडिकुलर होगा और इसके नॉर्मल के भी परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि इन दोनों का परपेंडिकुलरिटी का हम कंडीशन दिखा देंगे, ठीक है। चलिए तो हम लिखते हैं कि लेट LMN आर द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ गिवन लाइन, ठीक है। इसलिए अब हम डायरेक्ट लिख देंगे कि यह परपेंडिकुलर है तो डायरेक्ट लिख देंगे कि L × 1 प्लस M × -2 प्लस N × 1 = 0, ठीक है। कैसे होता है आपको बताया था मैंने कि जो डायरेक्शन रेशियो या डायरेक्शन कोसाइंस का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वह 0 हो जाता है अगर परपेंडिकुलर होता है लाइन तो, ठीक है। चलिए, यानी कि L - 2M प्लस N = 0 एंड 2L प्लस 3M - 2N = 0, ठीक है। ये हो गया। अब हम LMN का वैल्यू निकाल लेते हैं। L बाई 2 दूना 4 -3 बराबर M = 2 प्लस 2 और माइनस
प्लस हो जाएगा तो 2 + 2 और n/3 + 4 यानी कि l/ कितना 4 - 3 1 और m/4 बराबर n/7। ठीक है, अब यहाँ पर लिखिएगा कि क्लियरली लाइन पासेज थ्रू, कहाँ से जा रहा है ये, ओरिजिन। ठीक है, क्योंकि 0 0 0 इस प्लेन पर भी है और इस प्लेन पर भी है, यानी कि इन दोनों के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन पर है, यानी कि वह लाइन ओरिजिन से जा रहा है। ठीक है, क्योंकि एक सॉल्यूशन तो 0 0 0 है ना दोनों इक्वेशन का, तो इसलिए सीधा लिख दीजिएगा क्लियरली लाइन पासेज थ्रू द ओरिजिन 0 0, hence symmetric equation of line is x - 0/l। l क्या है 1 है। ठीक है, अब देखिए ये रेशियो है तो l के जगह पर 1 और m के जगह पर 4 और n के जगह पर 7 लिख सकते हैं, क्योंकि मान लीजिए कि अगर हम r मान लेते हैं तो l = 1r लिखिएगा, m = 4r, n = 7r लिखिएगा तो r अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो डायरेक्ट आप लिख दीजिएगा कि y - 0/4 बराबर z - 0/7, यानी कि आपका इक्वेशन क्या हो जाएगा, x/1 = y/4 = z/7 बराबर r लेट। ठीक है, अब देखिए अब ये आपका सिमेट्रिक इक्वेशन होगा। अब सिमेट्रिक इक्वेशन का पैरामीट्रिक इक्वेशन बदलना है, तो पैरामीट्रिक इक्वेशन का मतलब आपको मैंने बताया कि इन तीन, ये आपके 3 वेरिएबल हैं, तो तीनों वेरिएबल को एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप डायरेक्ट यहाँ पर लिख दीजिएगा, इसलिए x = r, y = 4r and z = 7r is the parametric equation of the line where r is the parameter। ठीक है, चलिए ये आपका हो गया सॉल्यूशन तैयार। अब इतना ही करना था आपको, अब बहुत आसान मैंने बताया थी आपको कि आप बहुत ही आसान सा सवाल था। ठीक है, तो ये इसका सॉल्यूशन होगा। आप इसको स्टेप बाय स्टेप, आप देखिए परीक्षा जब देने जाएंगे तो जितना हो सकता है उतना एलेबोरेट करने की कोशिश करिए। आप ये मान के चलिए कि सामने वालों को कुछ नहीं पता है, तभी आपके नंबर अच्छे आएंगे, अदरवाइज आपके मार्क्स काटे जाएंगे। तो आपको ये करना है कि जितना से जितना हो सके आपको एलेबोरेट करके लिखना है चीज़ों को। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना है, मिलते हैं अगले क्वेश्चन में।